ओजेर के पास कुछ इनपुट्स आए थे। उन इनपुट्स के बेसिस पे हमने जब काउंट किया तो स्टेज फियर या फिर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही कॉमन इशू निकल के आया था, जिसपे कि सभी लोगों को लगा कि एक सेशन होना चाहिए। तो ये जो सीरीज में हमारा ये सेशन में नया सेशन है आज, और दिस इज फोकस्ड ऑन स्टेज फियर एंड फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। किसी को पता है ये किसी के साथ होता है स्टेज फियर या पब्लिक स्पीकिंग का? मतलब किसी के सामने अगर बात करनी है, एक जन या दो जन से ज्यादा अगर लोग हैं और बात करनी है, खड़े होके बात करनी है, किसी को लाइफ में कभी घबराहट हुई है? किसी ने कोशिश करी है स्टेज पे बोलने की, या फिर जब शुरू में स्टेज में क्लास में बोलते थे, स्कूल में करते थे? मेरा नाम फातिमा है। मुझसे बात नहीं होती है, घबराहट होती है सबके सामने बात करने में। तो अभी तो आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो, घबराहट क्यों होती है फातिमा जी? स्टेज पे जाके मुझसे बात नहीं हो पाती है। स्टेज पे जाके बात नहीं हो पाती, ठीक है। अभी हम ये आप मानते हैं कि स्टेज पे जाके बात करने में घबराहट होती है, लेकिन अभी देखो आपको मिला के शायद 51 लोग आपको सुन रहे हैं, 51 पीपल आर लिसनिंग टू यू। अभी क्यों घबराहट नहीं हो रही है आपको? हो तो रही थी अभी, लेकिन हो वो रही आपसे बात हुई तो कम हो गई। अच्छा, घबराहट हो रही थी, फिर भी हिम्मत करा आपने और आप आगे आई और आपने उसको ओवरकम किया और फिर भी अपनी बात कहने की कोशिश करी। तो क्या फरा मैम ने इनकरेज किया आपको? क्या उन्होंने कहा कि यू कैन टॉक, ऐसा नहीं है कि तुम भी अपनी बात आगे रख सकती हो? तो अगर कोई हमें इनकरेज करे या अगर हम थोड़ा सा उस पर काम करें तो शायद धीरे धीरे करके हम उस स्टेज फियर या लोगों के सामने बात करने का जो फियर होता है उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्या हम सभी ये बात मानते हैं? अगर हम मानते हैं तो हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। जी मैम, फराही मैम ने कहा था आपको घबराहट होती है, आप मैम को बोलिए, वो आपको सोल्यूशन बताएंगी। देखिए, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता, लेकिन टिप्स और टेक्निक्स होती हैं जिसके ऊपर हमें खुद काम करना पड़ेगा। ऐसा कोई गोली नहीं है कि मैं आपको बोलूं आप इसकी 2 डोज सुबह ले लीजिएगा, 2 डोज शाम को ले लीजिएगा तो आपका जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं और आपको खुद पे अपनी मेहनत करना होगा, जिससे कि ये कोशिश करके धीरे धीरे हो सकता है ये फियर कम हो जाए। आप इतने अच्छे से बात करती हैं, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप जब बात करती हैं तो आपकी आंखों में एक चमक रहती है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको खुल के बात करना चाहिए। और कोई है हमारे साथ जिसको डर लगता है स्टेज फियर? कभी अभी नहीं, हो सकता है पहले लगता हो। मुझे बहुत डर लगता था, स्टेज फियर बहुत ज्यादा था, एकदम मैं किसी के सामने तो शायद बिल्कुल ही नहीं बोल पाती थी। स्कूल से ही ऐसा फियर था। इवन रीड में आके भी बहुत फियर था। वो तो मैम ने इनकरेज किया लगातार कि नहीं तुम लोग कर सकते हो, यू कैन डू। तो अगर कोई इनकरेज करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, हम खुद पे काम करते हैं तो वो काम आसान होता है धीरे धीरे। क्या कोई और कुछ कहना चाहता है? किसी और को ये फियर है या हम ये टॉपिक पे नहीं बात करना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम आबिदा, रामपुर कलर से। अच्छा आबिदा जी। जी मैम, जैसे आपने अभी बोला कि सेम यही मेरे साथ होता था कि जब मैंने न्यू न्यू रीड ज्वाइन किया था उस टाइम में लड़कियों तक से बात नहीं कर पाती थी। बहुत घबराहट फील होती थी कि मैं लड़कियों से अपनी बात समझा पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब मैं रीड के साथ लगातार जुड़ी रही, बात करती रही, लाइफ स्किल्स के सेशन लेती रही, तो मेरे अंदर काफी घबराहट दूर हुई। और फिर अकबर सर ने काफी मुझे इंकरेज किया, बताया कि आबिदा आपके अंदर इतनी स्किल्स है और आप क्यों नहीं बताते हो, क्यों नहीं बोलते हो। तो फिर मैंने कोशिश की और आज मैं अच्छे से बात कर पाती हूँ आपसे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने कहा आपको ये फीडबैक मिला और आपने उस पर कोशिश करी। अच्छा, आपको ये पता है कि सभी से मैं बात कर रही हूँ कि ये जो स्टेज फियर है या फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है रिसर्च का। और एक स्टडी हुई थी फॉरेन कंट्री में, इंडिया से बाहर ये स्टडी हुई थी, शायद इंडिया में भी हुई हो। ये 75% लोगों में रहता है किसी ना किसी लेवल पे, यानी कि 100 में से 75 लोग ऐसे होंगे। कुछ लोग पैदा होते हैं और उनको कॉन्फिडेंट होता है, वो शुरू से ही बहुत आउटस्पोकन होते हैं, उनको कोई झिझक नहीं होती अपनी बात रखने में। वो एक कैटेगरी है। बट उसके अलावा 75% लोग हैं, अगर 100 लोगों में गिनती करेंगे, उनको किसी ना किसी लेवल पे स्टेज फियर जरूर होता है। और इसका एक साइंटिफिक नाम है, कोई मुझे बता सकता है बिना गूगल करे कि उसका नाम क्या है? किसी को पता है? इस फियर का नाम है ग्लॉसोफोबिया। ग्लॉसोफोबिया।
फोबिया, यानी कि ये कोई, आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपको ही है या सिर्फ गिने-चुने लोगों को ही है। इसको एक साइंटिफिक नाम भी दिया गया है। इसका नाम है ग्लॉसोफोबिया। अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन एंग्जायटी है या फ़ियर है ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब आप स्टेज पे जाते हैं, कोई बता सकता है क्या होता है? अगर आपको स्टेज पे भेज दिया गया है, माइक दे दिया गया है, तो क्या फ़ियर होता है? क्यों आपको लग रहा है कि आपको स्टेज फ़ियर है? क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? हाथ काँपने लगते हैं, साँसें भारी होने लगती हैं, लोगों से आई कॉन्टैक्ट करने में मुश्किल होता है, जो बोलना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, ऐसा होता है किसी के साथ? जी मैम, अर्चना बोल रही हूँ। हाँ जी। मैम एक्चुअली वो क्या होता है, पैर एकदम से काँपने लगता है और हम जो बोल रहे होते हैं ना तो बस पता नहीं लाइन गैप होने लगता है। उसके वर्ड जो है हम भूलने लगते हैं, पिच का लेवल हाई हो जाता है और अजीब बहुत ही नर्वस फील होने लगता है। वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड। एग्ज़ैक्टली ऐसा अभी अभी मैं अभी आपको बोल रही हूँ तो मुझे गूज़ बम्प्स हो रहे हैं कि मैं यदि आप सामने रहते तो शायद मैं नहीं इतना बोल पाती। अच्छा, अच्छा, हाँ, बिल्कुल यही बात होती है कि जब हम किसी से बात करने जाते हैं, तो हमें लगता है कि मुँह सूख रहा है और क्या बोलना चाह रहे हैं ना, जो बोलना चाह रहे थे वो भूल गए हैं हम। अच्छा, बात जो है आधी ही बीच में रह जाती है और हम उस पॉइंट से कहीं और डाइग्रेस हो जाते हैं, ऐसा होता है। फिर हाथ एकदम काँपते हैं, पैर एकदम ठंडे-ठंडे होने लगते हैं कि आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी से आँख मिलाते हुए डर लगता है। अच्छा, क्लास में भी ऐसा होता है कि ये टीचर ना मुझसे क्वेश्चन ना पूछे, मैं पीछे बैठ के आराम से, मतलब मुझे बस आई कॉन्टैक्ट नहीं करना, जैसे ही आई कॉन्टैक्ट होगा तो टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगी। ये भी एंग्जायटी हुई है किसी को? ये भी पार्ट ऑफ ग्लॉसोफोबिया ही है। तो हमें ये स्टेज फ़ियर होता क्यों है, या पब्लिक स्पीकिंग में जो ये फ़ियर होता है, हमें क्यों होता है? ज़्यादातर अगर मोटे-मोटे उसको भागों में बाँटा जाए, तो हमें ये लगता है कि जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन, जो हमारा फर्स्ट या सेकंड सेशन था लाइफ स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल, वो हमारी वीक है। यानी कि हम बोलते हुए घबराते हैं, या हमें बोलने में कौन से शब्दों को इस्तेमाल करना है, उसमें हम घबराते हैं, हमारी प्रैक्टिस नहीं है बोलने के लिए, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि जो बात हम रखना चाह रहे हैं दूसरे के सामने, वो दूसरे के इंटरेस्ट की है, वो दूसरे को, हम ये जजमेंटल होना शुरू कर देते हैं कि क्या पता उसको मेरी बात पसंद नहीं आए, क्या पता वो मुझे जज करना शुरू कर दे, और इस चीज़ से घबरा के हम एंग्ज़ियस हो जाते हैं और फिर जो है हम शब्द भूलने लगते हैं और हमें लगता है कि शायद जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ, ये दूसरे के सामने मैं बोलने की काबिल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। ये भी हो सकता है कि शुरुआत में या बचपन में हमने कभी कोशिश करी हो और मज़ाक बना दिया गया हो हमारा, हमारी बात का मज़ाक बना दिया हो, तो वो दिमाग में ना कहीं सबकॉन्शियस में यहाँ पे पीछे फिट हो जाता है कि अगर मैं बात करूँगा या बात करूँगी लोगों के सामने, तो लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। तो पुराने बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से भी कभी-कभी हमें वो स्टेज फ़ियर पैदा होने लगता है। शुरुआत में हो सकता है ना हो, लेकिन आप कभी स्टेज पे गए अपनी असेंबली में, या अगर आप ट्रेनर हैं, आप ट्रेनिंग करते हुए कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, या आपको माइक दिया है स्टेज पे कुछ बोलने के लिए और आपके साथ कुछ आप नहीं बोल पाए, तो वो भी हमारा कॉन्फिडेंस और कम कर देता है। ऐसा होता है किसी के साथ, या हुआ है किसी के साथ? मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, शायद इसी वजह से ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं आपके साथ। और किसी वजह से स्टेज फ़ियर आपको लगता है होता है बच्चों में, हम में, या फिर इन जनरल पब्लिक में स्टेज फ़ियर होता है? किसी के पास कोई इनपुट है? क्योंकि यही 5 रीज़न्स नहीं हैं, इसमें बहुत सारे और भी रीज़न्स हैं। कई बारी हमें बोलने की अपॉर्च्युनिटी ही नहीं दिया जाता। जब हम छोटे होते हैं, या हमारे घर में या हमारे स्कूल में अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, तो सबको तो कॉमन नहीं दिया जाता ना, जो वॉलंटियर करेगा, हाँ बेटा तुम बोलो असेंबली में। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में शुरुआत से छोटे से ही शुरू होती है। क्योंकि जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये जो फ़ियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है, ये और बढ़ता जाता है, कम होने की बजाय, अगर हम इस पे काम नहीं करें या हम प्रैक्टिस नहीं करें। क्या सब मानते हैं इस चीज़ को? नमस्ते, नमस्ते मैम। नमस्ते ईशा जी। मैम कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को खड़ा करते हैं जैसे प्रेयर वगैरह में कुछ बोलने के लिए असेंबली में कि कुछ पोयम सुनाओ, तो
बच्चों को आने के बावजूद भी वो नहीं बोल पाते। अपने घर पे तो सुना देते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं सुना पाते, क्योंकि उनमें एक डर सा पैदा होता है कि हम सबके सामने बोलेंगे तो हमसे बोला नहीं जाएगा, या मैम से डर लग रहा है, इस चक्कर में बच्चे बोल ही नहीं पाते। एक फियर सा रहता है हर समय। तो वो फियर ऑफ जजमेंट है, यानी कि दूसरों का ओपिनियन जो है, जो नेगेटिव ओपिनियन है, उसको हम पहले से ही सोच लेते हैं हम बोलेंगे और लोग हमें नेगेटिव जज करेंगे, है ना। फियर ऑफ जजमेंट जो होता है, दूसरे लोगों के ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन को हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं, बल्कि जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस है, आप कह रहे हो कि बच्चे को पोएम आती भी है, कभी भी वो सुनाने में झिझकता है, क्यों? क्योंकि वो जब आसपास के बच्चों को देखता है या दूसरे जो टीचर्स खड़े हैं या और पेरेंट्स खड़े हैं असेंबली में, तो उसको लगता है कि ये मेरे अंदर जो है मेरे को जज करेंगे, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो मुझे हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे या कुछ करेंगे। इसे कहते हैं फियर ऑफ जजमेंट। अभी तो आप बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना, ये फियर ऑफ जजमेंट मतलब दूसरों की ओपिनियन की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती रहती है, और हम अपनी कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि हम बोले ही नहीं ताकि हमें जज ही ना किया जाए। क्या ऐसा होता है? जब हम बोलेंगे ही नहीं तो हमें जज कौन करेगा? नहीं, बात सही है। जब हम हाथ ही नहीं खड़ा करेंगे आंसर देने के लिए तो हमें कोई जज ही नहीं करेगा। तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कॉन्फिडेंस पे काम करने की बजाय वो फियर को और बढ़ावा देते हैं। बट हमारा मकसद यही है कि जब हमारे यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं या जो हमारे यहाँ से महिलाएं आगे काम करने जा रही हैं, एटलीस्ट वो अपनी बात को कह सकें। पब्लिक स्पीकिंग मतलब अगर 10 लोग भी खड़े हैं, जरूरी नहीं है कि पूरी रैली हो या पूरा ऑडिटोरियम भरा हो, उन लोगों के सामने ही बात करनी है। अगर 10 लोग भी खड़े हैं और अपनी बात को अगर हम सही से नहीं रख पा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फेयर है, मतलब हम कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। इस फियर को कम कौन करेगा? अगर ये हमारे अंदर है तो हमको ही इस पे काम करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए हम कुछ टिप्स और टेक्निक्स कर सकते हैं कि पहले तो हम इसकी बहुत ज्यादा ये ना करें कि हम जो दूसरे हमें देख रहे हैं या जो दूसरों का ओपिनियन है वो ही सच है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे पैदा होगा? पहले तो ये है कि जो टॉपिक पे आपको बात करनी है, मान लीजिए कोई टॉपिक अगर ऐसा है जिसपे कि आपको पता है आपको बोलना है, तो आप उस टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करके जाइए। अगर आपको पता है आपने क्या बोलना है, अगर 10 पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं, तो आपको पता है कि एक-एक मिनट आप इन 10 पॉइंट्स पे बोलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन करना है ऑडियंस से तो क्वेश्चन करेंगे और आपका स्पीच खत्म हो जाएगा। अगर डिबेट है या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको अपनी व्यू पॉइंट देने हैं, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करके जाइए। जब आपको पता है आपने क्या बोलना है, तो आप स्टैमर नहीं करेंगे, यानी कि सोचेंगे नहीं। ऐसा होता है ना, हम बात करते करते ऊपर देखने लगते हैं, फिर हमें याद नहीं आता, फिर हम करते हैं ये सब चीजें भी हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अपने टॉपिक, जैसे मुझे आज आपके साथ ये वाला टॉपिक पे बात करना था, तो मैं 2 दिन से रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक के ऊपर मेरे को लगा कि हम एक बिगनर्स लेवल के लिए कितने पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं। अब एक दिन के अंदर किसी का कॉन्फिडेंस तो बिल्ड नहीं हो सकता कि वो स्टेज पे जाके और पूरा अपना स्पीच दे दें, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स छोड़ सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस छोड़ सकते हैं। तो मैंने अपने टॉपिक पे रिसर्च करी, अब मुझे पता है, और फिर मैंने प्रैक्टिस करी कि अच्छा इस पॉइंट पे मुझे क्या बोलना है, अगले पॉइंट पे मुझे कौन सा एग्जाम्पल देना है। तो इससे क्या है, आपको भी आसानी है और मैं टाइम भी वेस्ट नहीं कर रही, और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि मैंने क्या बोलना है आपके साथ। तो फर्स्ट इज कि आप अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है और आपको इम्प्रॉम्प्टू नहीं, पहले से पता है आपका टॉपिक, तो आप उस पर रिसर्च करके जा सकते हैं। ठीक है, जब आप बात कर रहे हैं अपने पॉइंट्स को सिंपल रखिए, बहुत बड़े बड़े शब्द और बहुत सारा डेटा मत यूज करिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े शब्द और डेटा हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। जब आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे तब आप कोशिश करके उसको अपने टॉक में इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर आप शुरुआत में पब्लिक स्पीकिंग पे या स्टेज पे बोलने पे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो आपकी बात आप रखना चाह रहे हैं उनको छोटे छोटे सरल सेंटेंसेस में तोड़ के आगे बोलने की कोशिश करें।
अगर आप अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं उसको आपने लिख लिया, छोटे छोटे शब्दों में उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़ दिया, तो अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि शीशे के सामने प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि शीशे में आप देख पाते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं। आजकल तो आप मोबाइल में भी अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो, और देख सकते हैं कि जब मैं अपनी बात कह रही हूँ स्टेज पे या पब्लिक स्पीकिंग में, कुछ मेरे को किसी बात पे चर्चा करनी है, तो मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। और हो सकता है मैं हाथ ज्यादा मूव कर रही हूँ, जैसे मेरी आदत है मैं हाथ काफी मूव करती हूँ, तो क्या वो अच्छा लग रहा है, क्या वो बुरा लग रहा है। कई लोग होते हैं वो ऐसे पेन को भी, पेंसिल को भी ना ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे ऐसे भी करते हैं, इवन स्टेज पे भी, या माइक पकड़ा है तो माइक को ऐसे ऐसे कर लेंगे, तो वो माइक पे आप जो बोल रहे हैं ना वो लॉस्ट हो जाता है। जब आपने माइक छोड़ा तो माइक इधर उधर करा, क्योंकि हाथ का मूवमेंट का आदत होता है, तो वो माइक से जो आप कहना चाह रहे हैं वो लॉस्ट हो जाएगी आवाज। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज को आप माइक बना लीजिए, इसको माइक बना लिया, अब मैं शीशे के बात करना है। तो पहला हो गया कि हमने अपने पॉइंट्स बना लिए कि जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है वो टॉपिक, कि मैंने अच्छे से डेटा बनाया, उसको सिंपल पॉइंट्स में लिखा, बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो शब्द बोलने में ना टंग ट्विस्ट हो जाती है, जब आप बहुत लोगों के सामने है, जबान सूख रही है और आप में थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो बड़ा शब्द आया तो आप डर गए, अरे बाप रे मैं इसको कैसे बोलूंगा या बोलूंगी। तो उसको सरल रखिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने शब्दों को आराम से बोलिए। बहुत जल्दीबाजी में बोलने से भी फंबल हो जाता है। फंबल पता है क्या होता है? मतलब जो कहना चाह रहे हैं वो शब्द ठीक से बन के बाहर नहीं आता, फंबल हो जाता है। अगर आप किसी स्टेज पे बोलने वाले हैं ना, तो कोशिश करिए कि वेन्यू मतलब जहाँ पे आपने बोलना है, स्कूल का वेन्यू है या कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू में पहले से पहुंच जाइए, ताकि आप एनवायरनमेंट को पहले से देख लें। अच्छा जगह कैसी, कई बार क्या होता है जगह इतनी इंटिमिडेटिंग मतलब वो प्रभावित कर लेती है आपकी सोच को, और आपको जो है आप जो कहना चाह रहे हैं उसको आप नहीं कह पाते ठीक तरीके से, क्योंकि आप इंटिमिडेट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट से। बट अगर आप पहले से ही वहां पहुंच जाएं, 5-7 मिनट पहले पहुंच जाएं, वहां बैठ जाएं, बैठ के आप देखें, अच्छा अच्छा यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ से मेरे को यहाँ पे खड़े होके बोलना है, ये 10 लोग हो सकता है सामने, अगर 10 चेयर्स पड़ी हैं तो अच्छा ये 10 लोग यहाँ से देखेंगे, तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है। क्या आप मानते हैं इस चीज को कि अगर पहले से ही आप चले जाते हैं कहीं किसी जगह पे और फिर धीरे धीरे 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइए, कहने का मतलब है कि अगर आपको बात करनी है या कुछ बोलना है तो इमीडिएटली, कभी कभी हम एंटर करते हैं किसी रूम में ना, तो वो रूम के एनवायरनमेंट से भी हम कंफर्टेबल नहीं होते। तो अगर आप चाहें तो अपने वेन्यू पे पहले से पहुंच जाइए, उसके साथ आप एक अपना रिश्ता बना लीजिए कि हाँ मेरे को पता है कि ये इस तरह से दिखाई देता है और इस तरीके से लाइटिंग है और यहाँ पे खड़े होके मुझे बोलना होगा और ये मेरा टॉपिक है, इसको मैंने प्रिपेयर करा है, प्रैक्टिस करा है। अपनी सांस, ब्रीदिंग को हमने पुराने कई सेशंस में, मेंटल हेल्थ के सेशंस में, इवन जो योगा का सेशन था उसमें ब्रीदिंग के ऊपर बात करी थी कि ब्रीदिंग से जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो कई हद तक कम हो जाता है। अगर आपको किसी टॉपिक पे बोलने को बोला जा रहा है और आपको घबराहट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रीदिंग पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी। इससे क्या होगा, कुछ हद तक हमारी जो एंजाइटी है वो कम हो सकती है। हमने प्रिपेयर तो पहले ही कर लिया, हमारे पास हमारे पॉइंट्स भी हैं बोलने के लिए, हमने प्रैक्टिस भी कर ली शीशे के सामने, हमने ये भी देख लिया कि वेन्यू कैसा है, मैं कहाँ जाके बोलना है मुझे, या बोलना किस जगह पे खड़े होके बोलना है। और अब अगर घबराहट कम करनी है तो हम आंखें बंद करके या वैसे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इससे भी कई हद तक हमारा जो है मेंटल एक स्टेबिलिटी आ जाती है। कभी कभी हाथ ठंडे हो जाते हैं तो आप हाथ को भी ऐसे रब कर सकते हैं। जब आपका शरीर कंफर्टेबल होगा ना, तो आपका जो घबराहट है कई हद तक कम हो जाएगा। समझ आ रही है सभी को? यस मित्रा जी, वेरी नाइस। जी मैम। यस मैम।
लग रहा है कि कुछ हेल्पफुल है ये टिप्स? यस मैम। काफी है मैम। अच्छा, आपने देखा होगा बड़े-बड़े स्पीकर्स जो होते हैं, जो काफ़ी इनफैक्ट अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो कभी-कभी ना अगर उनको काफ़ी डेटा देना है या कोई फैक्ट्स मतलब जो सत्य है, उसको कोट करना है, तो वो क्यू कार्ड, छोटे क्यू कार्ड्स देखे आपने? छोटे क्यू कार्ड्स होते हैं मतलब पेपर को छोटा-छोटा काट के वो अपने हाथ में रखते हैं। कभी देखा है आपने? कोई स्पीकर्स हैं या फिर जो मास्टर ऑफ सेरेमनी यानी कि जो होस्ट कर रहे हैं वो अपने हाथ में क्यू कार्ड्स रखते हैं। किसी ने देखा है क्यू कार्ड? क्या होता है क्यू कार्ड? नहीं, देखा नहीं कभी। क्यू कार्ड क्या होता है? छोटा कार्ड होता है, उसपे आप जो बोलने वाले हैं उसके मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं। मान लीजिए आज मुझे लाइफ स्किल्स पे बोलना है, तो लाइफ स्किल्स पे मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है? पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग पे मुझे कौन से टॉपिक कवर करने हैं? पब्लिक स्पीकिंग क्यों होता है? पब्लिक स्पीकिंग के लिए हम कौन से टिप्स एंड टेक्निक्स कर सकते हैं? पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। फियर ऑफ पीपल जजिंग यू, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमने अभी पढ़ा था ना, ग्लॉसोफोबिया बोलते हैं इसको, है ना? तो ये चीजों को हम क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन हो सकता है हर किसी के पास वो ना हो। आप जहाँ पे बोलने जा रहे हैं हो सकता है वहां पे पीपीटी ना हो। अगर मेरे पास पीपीटी नहीं होती तो मैं छोटे-छोटे क्यू कार्ड माने कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों पे अपने की पॉइंट्स को छोटे शब्दों में और जो मैं कहना चाह रही हूँ उसके अलग-अलग पॉइंट्स बना के मैं छोटे-छोटे 5 या 6 क्यू कार्ड्स रख लेती हूँ, ताकि जो पॉइंट मैं बोलना चाह रही हूँ वो मिस ना हो जाए। आप अपने जैसे अगर सेशन ट्रेनर्स हैं जो हमारे वो ट्रेनर्स अपने सेशन को प्लान करते हैं। सेशन को प्लान करते हुए वो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। आज मुझे ब्लाउज बनाना सिखाना है, तो मैं कटिंग सिखाऊंगी, मैं उसकी ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी और मैं उसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। फिर उसको मेजर कैसे करना है और अलग-अलग ब्लाउज कैसे बनाना है, ये 5 पॉइंट लिखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं। उसी को अगर हम एक छोटे कागज पे लिख रहे हैं तो उसे क्यू कार्ड बोलते हैं। क्यू कार्ड मतलब अगर मैं पॉइंट भूल रही हूँ तो वो मुझे क्यू कार्ड एक आइडिया दे देगा कि अच्छा मुझे इस पॉइंट पे भी बात करनी थी, कहीं मैं भूल ना जाऊं। समझ में आया? अदरवाइज मैं एग्जाम्पल्स या फोटोग्राफ्स के थ्रू और भी बता सकती हूँ। किसी को समझ में आया क्या? कोई बता सकते हैं क्यू कार्ड्स क्या होते हैं? कभी किसी ने यूज करा है क्यू कार्ड अपने ट्रेनिंग सेशन में? हमारे साथ बहुत सारी टीचर्स जुड़ी हुई हैं, क्या टीचर्स ने यूज किया है क्यू कार्ड कभी? हेलो जी मैम, सुमन। जी सुमन जी। हाँ जी मैम, जैसे अगर हमें कहीं पे बोलना होता है तो पहले मैं क्यू कार्ड का मतलब तो मुझे खैर आज ही पता लगा है, हाँ जी, पर मैं अपने नोट्स हमेशा लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है वहां पे। ये मैं हमेशा करती हूँ इस चीज के लिए, हाँ जी। और बोलते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है मैं ना बीच बीच में रुक जाती हूँ कभी कभी, हाँ जी। कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से होता है। जितना ज्यादा आप खुल के कोशिश करेंगे वो रुकना पॉज इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। अगर आप अपनी बात कह रहे हैं और अननेसेसरी पॉज नहीं है, एक पॉज दिया है आपने अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए, तो वो गलत नहीं माना जाता। वो माना जाता है कि आप अपनी सोच को 2 सेकंड दे रहे हैं और उसको रिकलेक्ट करके फिर से उस मुद्दे पे आ रहे हैं, है ना? और क्यू कार्ड मतलब वो आपको इशारा देता है। क्यू का मतलब होता है इशारा देना कि अच्छा ये टॉपिक था, इस पे ये वाला पॉइंट भी आपको बोलना था। तो अगर आपके टॉपिक में 6 पॉइंट्स हैं तो आप हर एक पॉइंट को अलग अलग क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं, बड़ा बड़ा, ताकि आपको मेहनत ना लगे उसको पढ़ने में, क्योंकि इतने सारे 50 लोग आपको घूर रहे हैं और ऐसे सबकी आंखें ऐसे हो रही कि अच्छा ये क्या बोलने वाला है, आगे क्या बोलेगा या बोलेगी, तो घबराहट हो जाती है। अगर बड़ा बड़ा लिखा हो कि अच्छा अब मुझे ये बोलना है, तो वो आपका जो अगर ध्यान भटक रहा है या कॉन्फिडेंस कम हो रहा है ना, तो ये कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मैंने रिहर्सल करी थी, इसके तो मैंने बात करी थी, तो मैंने प्रैक्टिस की थी, तो मैं ये बात कह सकती हूँ। तो वो क्यू का मतलब इशारा करना कि अच्छा ये जो है आप ये वाला पॉइंट भूल रहे हैं और ये भी आपको बोलना है। जी मैम, इसीलिए मैं लिख लेती हूँ हमेशा। हाँ एब्सोल्युटली, हाँ आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो जरूर लिख लीजिए
या क्यू कार्ड्स का यूज करिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आपको सारी बात कवर करने में और सारे की पॉइंट्स कवर करने में। अगर प्रेजेंटेशन है भी तभी भी आप लिख के जाइएगा, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में भी ऐसा होता है कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई, मेहनत करके 2-3 दिन लगा के प्रेजेंटेशन बनाई, प्रैक्टिस भी करी, और जब प्रेजेंटेशन को लगाया तो टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, वो प्रेजेंटेशन चली ही नहीं या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप घबराने लग जाएंगे, अरे अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या बोलना है, मेरे तो पॉइंट्स ही लॉस्ट हो गए। तो अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है या आपके पास ऐसे छोटे छोटे कार्ड है, क्योंकि बड़ा सा पर्चा लाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में कि अच्छा ये तो लिख के लाए हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट टू बिकम अ बेटर स्पीकर या टू बिकम मतलब अच्छा और अच्छा स्पीकर बनने के लिए आप क्यू कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख के भी ला सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मैम। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस? पिताजी, एक बार मेरे साथ क्या हुआ, हम लोग का यहाँ पे 26 जनवरी का फंक्शन था हमारे सेंटर पे ही, जी। तो मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं करी थी, बट मेरे स्टाफ ने और गांव वाले सब इकट्ठे थे, देयर वाज ऑलमोस्ट 1000 पीपल वर देयर, और चेयर सब भर गई, लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इधर। तो मेरे को एकदम से माइक पकड़ा दिया गया एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट, आई वाज अबाउट टू स्पीक, तभी मैंने देखा मेरे जो जेठ हैं वो सामने खड़े हैं, उनको देख के मैं एकदम घबरा गई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत खिंचाई करते हैं, वो ना बहुत मजाक बनाते हैं चीजों को लेके, फियर ऑफ जजमेंट। राइट राइट। तो मैंने एकदम से इमेजिन किया वो सामने है ही नहीं, और मैंने उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके आई स्पोक सो वेल, सारी चीजें मैंने उसमें कलेक्ट करी और पूरा सबको डिटेल में बताया कि हु वी आर, व्हाट वी आर डूइंग हियर, सब कुछ सबको बताया। दैट वाज रियली वेरी नाइस, बट वो 1 मिनट के लिए तो मैं घबरा गई थी। तो फिर मैंने वही चीज मैंने सोचा, वो है ही नहीं सामने, है ही नहीं, बिल्कुल। जो चीज आपको घबराहट दे रही है, यहाँ पे सीमा जी के साथ क्या हुआ, उनको वो फियर ऑफ जजमेंट आ गया कि तो मेरी फैमिली है, अच्छा ये मेरी खिंचाई करेंगे बाद में जाके, लेकिन अब इतनी बड़ी ऑडियंस थी, 800,000 लोग थे, उनको भी लगा कि भाई वो इम्पोर्टेंट है या मेरा कॉन्फिडेंस, जो मेरी नॉलेज है, जो मैं दिन रात काम करती हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी फैमिली है, लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहे थे, वो नेगेटिव फियर आप में पैदा कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके ही दिमाग ने आपको बोला कि सीमा देखो हो सकता है वो कल को तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बट यू हैड दैट कॉन्फिडेंस, आप में वो कॉन्फिडेंस था जिसने उसको ओवर पावर किया। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज व्हाट द स्टेज फियर इज, कि दूसरे के जजमेंट को लेके हम इतना बड़ा अपने दिमाग में एक हवा बना लेते हैं कि हम अपना जो बात कहना चाह रहे हैं उसको भूल जाते हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि हमें पता ही नहीं है हमें क्या कहना, तो नेचुरली स्टेज फियर होगा ही। अगर हमें पता ही नहीं है हमें बोलना क्या है तो स्टेज फियर आ ही जाता है। तो इस पे पैनिक नहीं करें, इस पे वर्क करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू वर्क ऑन इट स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। कुछ टिप्स जो हमने अभी शेयर करी हैं उसको फॉलो करें। जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं उससे पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शीशे के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने। कोशिश करिए कि छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए। अगर आप न्यू स्पीकर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए और ये मत सोचिए कि आपका दूसरे लोग कितना हंसेंगे या कुछ। जो आप कहना चाह रहे हैं, प्रिपेयर इट वेल एंड ट्राई एंड डिलीवर इट। और फीडबैक आप ले सकते हैं, फीडबैक से डरिए मत, फीडबैक पे काम करना सीखिए। अगर आपके दोस्त ने या आपके फैमिली में किसी ने बताया है कि आप बात करते हुए ऐसे ये कुछ भी पॉइंट्स आपको अगर बताए हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं, उससे घबराना नहीं है। सो स्टार्ट विथ स्मॉल ऑडियंसेस, टेक पॉजिटिव फीडबैक लीजिए और उस पर काम करिए। बहुत हद तक अगर आप दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनते हैं तो हम जरूर सीखते हैं, क्योंकि हम जो सीखते हैं ना वो हमारी एक इंद्री है बोलने वाली, बट और जो बाकी की इंद्रियां हैं जब हम सुनते हैं तो वो भी हमारे काम में आती हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो हम जब दूसरे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं ना, उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। आप किसी को हिंदी में बोलते हुए सुन सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हुए सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उनका टॉकिंग स्टाइल क्या है और एक अपना टॉकिंग स्टाइल डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपको फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है तो आप जरूर जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं, फ्री वीडियोस हैं ऑनलाइन,
उनको देखिए, उससे काफी हद तक आपको टिप्स मिलेंगी कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है कि जब आप कहीं पे बोलने जा रहे हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबली ड्रेस करिए। अगर आपका ड्रेसअप कंफर्टेबल नहीं है ना, अगर आप उस ड्रेसअप में कंफर्टेबल नहीं है, आप कभी भी अच्छी बात नहीं रख पाएंगे। आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ। दैट डजंट मीन कि बहुत मेकअप करके या बहुत डेकअप होके जाइए। अगर आप प्रोफेशनली बोल रहे हैं, तो हमने आई थिंक 5th या 6th सेशन में टिप्स दी कि हाउ टू ड्रेस अप प्रोफेशनली ड्रेसअप होके जाइए और अवॉइड करिए ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। बड़ी बड़ी बालियां, चूड़ियां जब आप पहनेंगे ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दिस, आई एम सेइंग कि अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आपको लग रहा है वो आपको स्पीकिंग में या जो स्टेज शो है उसमें प्रॉब्लम देगा, तो आप अपना कंफर्ट पहले देखिए कि मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूँ। ऐसा भी नहीं है कि चप्पल में चले जाएं, प्रोफेशनल ड्रेसअप में जाएंगे, लेकिन एक कंफर्टेबल चीज में जाएंगे। कोई बहुत टाइट कपड़े, बहुत ऐसे कपड़े जो पब्लिकली हम नहीं पहनने चाहिए या एक प्रोफेशनली नहीं पहनने चाहिए, वो अवॉइड करने चाहिए। जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं, तो खाना अच्छे से खा के जाइए, क्योंकि अगर आपका शरीर जो है वो कंफर्टेबल होगा, अगर उसे भूख लग रही है या आपने बहुत सारा चाय कॉफी पी लिया है और एसिडिटी हो रहा है, तो जब आप कंफर्टेबल फिजिकली नहीं है, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए। एम आई राइट? अगर आप बहुत सारा खाना खा लेंगे तो क्या होगा? नींद आने लग जाएगी, हमारी एनर्जी खुद ही कम हो जाएगी। अगर हमारी एनर्जी कम हो गई, तो हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो उतने अच्छे से हम नहीं कह पाएंगे। खाना खाइए, हल्का खाना खाइए। अगर आप एक लार्ज गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं, या अगर आपको पता है कि आप में नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, आलस आ सकता है, उबासी आ सकती है, अब आप स्टेज पे बात करें और बीच में ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, नहीं। तो कोशिश करिए कि बहुत हैवी ऑयली खाना ना खाएं। अगर आप नेक्स्ट स्पीकर हैं या आपका जल्दी ही बारी आने वाला है, लेकिन भूखे भी मत रहिए। पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी तो वैसे ही हाथ पांव सब ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल हम बोल नहीं पाएंगे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, प्रैक्टिस वेल, दैट इज द ओनली, मैंने पहले भी बताई, कोई गोली नहीं है कि दो डोज सुबह लीजिए, 2 डोज शाम को लीजिए और अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। नहीं, हमें खुद पे काम करना होगा। टिप्स हमने शेयर करी, इन टिप्स पे काम करेंगे, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ कि ये प्रैक्टिस से ही बेटर हो सकता है। अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे तो ही आप अच्छे से बात कर सकते हैं। कभी कभी जो अच्छे स्पीकर होते हैं ना, वो ऑडियंस के साथ एंगेज करते हैं। मतलब जैसे हम कोशिश करते हैं आप लोगों से बात करने की, ताकि ऐसा ना हो कि ये बोरिंग हो जाए। हो सकता है आपके ऑडियंस आपसे एंगेज नहीं करना चाहते, तो उसमें आपकी कोई कमी नहीं है। हो सकता है टॉपिक उनका इंटरेस्ट का ना हो सकता है उनको समझ नहीं आ रहा, या उनके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं वो उस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके साथ इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो घबराइए मत। अगर आप अपने कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कोई आंसर नहीं आता है, तो घबराइए मत। स्टिल ट्राई एंड एंगेज विद योर ऑडियंस। सो उससे क्या होगा, आपको एक इंटरैक्टिव सेशन करने में आसानी होगी और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा। बट ये सब चीजें तब पॉसिबल नहीं है अगर आपको एक टॉपिक पे बोलने को बोला जाए, ये तभी पॉसिबल है अगर आप ट्रेनिंग में हैं या आप टीचर हैं, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है। बट अगर आपको एक लेक्चर, मतलब एक टॉपिक पे बोलना है, डिबेट है या फिर किसी टॉपिक पे आपको सिर्फ बोल के जाना है, तो आप एंगेज नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ ऑडियंसेस को सुनना है और वो दैट इज अबाउट इट। तो अपने जो ऑडियंस है ना, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आप जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं। जैसे अभी मुझे पता था कि ये हमारे लाइफ स्किल का जो सेशन है वो किस एज ग्रुप के लिए है। तो जो हमने अपने सेशंस प्रिपेयर करे और जो इसका नंबर ऑफ स्लाइड्स रखा, वो इसी हिसाब से रखा कि हम इसको 1 घंटे में खत्म भी कर ले, ये सरल भाषा में भी हो, इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, वो कवर हो जाए। बहुत इसमें पता है लोगों ने बहुत रिसर्च करी है पब्लिक स्पीकिंग पे, इसके बहुत सारे टूल्स एंड टिप्स हैं। अगर हम इसी से एक फर्स्ट सेशन में ही वो सारी चीजें करेंगे ना, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमारे ऑडियंस कौन है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी हमें हेल्प करता है हमारे टॉपिक पे प्रिपेयर करने के लिए।
मेरी आदत है, जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग सेशन में हूँ तो मैं लोगों के बीच-बीच में जाके भी क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपके आस-पास 10-15 लोग, 25 लोग बैठे हैं और आप कंफर्टेबल हैं लोगों के बीच में जाके बोलने का, तो वो भी एक सही तरीका है। अगर आप कंफर्टेबल हैं एक पोज़ीशन पे खड़े होके बोलने का, वो भी कंफर्टेबल है। इसमें कोई सही या गलत नहीं है, बट आप ये देखिए कि अगर आप ज़्यादा मूव अराउंड कर रहे हैं, तो कहीं वो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा। कभी हॉल इतना बड़ा होता है कि पीछे के लोग क्या सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, या अगर आप स्टेज पे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे मैंने कहा, आप अपना एक तरीका अपना सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के टाइम आपको किस तरीके का तरीका अपनाना है। एक जगह पे खड़े होके बोलना आपके लिए कंफर्टेबल है। अगर आप ट्रेनिंग सेशन में हैं, तो एंगेज कर रहे हैं अपने ऑडियंसेस के साथ, तो आप थोड़ा बहुत चल के भी जा सकते हैं उनके पास, उनको माइक दे सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी सीमा जी ने कहा कि उनको आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम आया कि उनके जो फैमिली मेंबर थे वो आए और उनसे वो आई कांटेक्ट करा जब उन्होंने, तो उन्हें लगा कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ। अगर आई कांटेक्ट मतलब दूसरे की आंखों में डायरेक्टली देखने से आपको डर लगता है और आप शुरुआत में काम करना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, तो ज़्यादा देर तक किसी एक आई कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को लगातार देखते रहते हैं ना, तो थोड़ी घबराहट होने लगती है, अब ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, अब ये मेरे बारे में कुछ तो गलत ही सोच रहा है, वो इतना ब्लैंक फेस, कभी कोई कुछ बोल रहा होता है और हम लोग ऐसे देख रहे होते हैं। होता है ऐसा? तो हमें लगता है अब ये पता नहीं क्या सोच रहा है मेरे बारे। अगर ऐसा है तो आई कांटेक्ट मोर देन 5 सेकंड्स आप अवॉइड कर सकते हैं। आपके सामने अगर ऑडियंस है तो आप एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, फिर आप अवॉइड करके जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आप आई कांटेक्ट करिए, उनके साथ इंटरैक्ट करिए। ये धीरे-धीरे ही बिल्ड हो सकता है। कभी-कभी बहुत अच्छे स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो कोई शेरो-शायरी या कोई कोट, जैसे बड़े-बड़े लोगों ने जो कोट बोला है, उससे या तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं या अपने टॉपिक को एंड करते हैं। तो अगर आप में कॉन्फिडेंट है, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पहले के 30 सेकंड बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बोलने वाले हैं, और आखिरी के जो 2 मिनट हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं कि आप किस तरीके से उसको एंड कर रहे हैं। बीच का भी ज़रूरी है, बट अगर आपने पहले के 30 सेकंड या 1 मिनट में अपने ऑडियंसेस को अच्छे से एंगेज करा है, तो ज़्यादातर आपका जो स्टेज फियर है वो कंट्रोल में रहेगा। खत्म तो नहीं होता, किसी का भी खत्म नहीं होता, कंट्रोल में होता है, उसको हम मैनेज करना सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शेरो-शायरी, लेकिन टॉपिक से हट के नहीं कि टॉपिक तो कुछ और है और आप प्यार-मोहब्बत पे शेरो-शायरी करें, ऐसा भी मत करिएगा। एजुकेशन का टॉपिक है, तो एजुकेशन पे बात करिए, स्किलिंग का टॉपिक है, तो स्किलिंग पे बात, ये बात नहीं करेंगे कि वो आज ये हो गया था, आज वो हो गया था, ऐसी कहानी नहीं डालेंगे, नहीं तो लगेगा कि हम बेफालतू में ऐसे ही बोल रहे हैं खाली बोलने के लिए। पता चल जाता है कि हमने फिर प्रैक्टिस नहीं करी है, खाली हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं बस ऐसे, तो वो भी मत करिएगा। बड़े-बड़े महात्मा लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी की कोट है, और नॉन मतलब पॉलिटिकल नहीं हो, लेकिन मोटिवेशनल हो। ऐसे लोगों की कोट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वो कोट को सही तरीके से बोलना, एग्ज़ैक्टली जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही बोलना, अपने शब्द उसमें मिक्स ना करना, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ओके। हाँ, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कई बारी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी हमें धोखा दे देती है। हमने पीपीटी भी बना लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, और जो हम कहने आए थे, हमने पीछे पीपीटी देखी, पीपीटी तो चल ही नहीं रही और हम ब्लैंक, अब मैं क्या बोलूँ? तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें, कुछ चिट्स होते हैं ना, उसी को क्यू कार्ड बोलते हैं, क्योंकि हमने लिख के रखा हुआ है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं भी चली, तो मेरे पास मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मेरे लिखे हुए हैं कि मुझे इन पॉइंट्स पे बात करनी है। तो दिस वाज़ द फर्स्ट सेशन ऑन स्टेज फियर, पब्लिक स्पीकिंग। कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने करीबन 2 दिन लगाए इसको क्रिएट करने में। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। ये प्रैक्टिस से ही जाएगा, और ये समझना कि सिर्फ मुझे स्टेज फियर है, ऐसा गलत है। 75 से 80% लोगों को ये फियर रहता है, और वो उस पे काम करते हैं और उसको अपने कॉन्फिडेंस में
बदल के लाते हैं। तो डोंट थिंक दैट यू आर अलोन, ये सब में होता है, हर लेवल पे होता है, लेकिन हम जितना बात करते हैं दूसरे से, ये फियर कम हो जाता है या मैनेज हो जाता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है। आई होप दिस इज हेल्पफुल। मेरे पास कोई शेरो शायरी नहीं है और कोई कोट नहीं है ये बंद करने के लिए सेशन को, बट एनी क्वेश्चन, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। एंड प्लीज आप ये सेशन बच्चों के साथ करिए, बेनिफिशियरीज के साथ करिए, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, आई होप सो। नमस्ते मैम, फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली। यस यस अंकित। हाँ मैम, मुझे भी बहुत स्टेज फियर था मैम, अभी भी है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। और आपका लाइफ स्किल्स के लिए पहले जो मैंने सेशन अटेंड किया था मैम, मुझे आई कांटेक्ट बहुत प्रॉब्लम है मैम, ये आदत ही नहीं थी, अभी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को। रियली वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू सो मच। Most welcome संगीता जी। This is the objective of this session, कि हम आपस में बातचीत करके हम ये महसूस कर सकें कि ये कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन चैलेंजेस हैं, और ये इसलिए है कि कहीं हम जब बचपन में थे तो छोटे होते हुए हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उतनी अपनी बात को कहने के लिए, या हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमें जजमेंटल बना दिया हमें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हमें उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है जिस टॉपिक पे बोलने को बोला गया है। इन 3 या 4 मोटे मोटे वजहों से ही हमें स्टेज फियर आता है हमारे दिमाग में, पर बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती है, जरूरी नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली स्टेटेड सिंड्रोम्स और कंपोनेंट्स ऑफ स्टेज फियर। सुनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? गुड आफ्टरनून मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे याद आया अभी जब भी हमारे 2018 में आपके साथ ही इनोग्रेशन था हमारे स्कूल का, दैट वाज द फर्स्ट टाइम टू होल्ड द माइक इन माय हैंड एंड आई एम वेरी नर्वस एट दैट टाइम एंड यू आर विद मी एट दैट टाइम, आई रिमेम्बर दैट, सो दैट आई एम फेंट बट आई कैन से देन यू helped me so much, even speak your name, your family, about all that, and after that day ma'am, I am very confident to handle a mic in any place. Thank you कई बार so ऐसा much. होता है कि ना माइक हमने पहली बार लाइफ में पकड़ा होता है, ऐसा होता है जब मैंने पहली बार माइक अपने हाथ में पकड़ा मुझे लगा ये क्या है, और ऐसा बहुत बार होता है कि हम जब फर्स्ट टाइम माइक पकड़ते हैं तो हमें लगता है ये आवाज हमारी अपनी ही है, क्योंकि हमें आदत नहीं है सुनने की अपनी आवाज को। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो आपने फर्स्ट टाइम जब बोला तो वो एक फियर था, लेकिन वहां से आज आप इस स्टेज पे आ गई हैं कि खुद ही पेरेंट मीटिंग करती हैं, खुद ही बात करते हैं बच्चों की बात पेरेंट्स से, तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट ही है। आप इतनी अच्छे बड़े फोरम पे बात कर रही हैं, सो डेफिनेटली आपने काफी वर्क किया है। रेखा ने कुछ कमेंट दिए, तो रेखा जी ने बताया कि है स्टेज फियर है, जैसे मैंने बताया सभी को ही होता है, तो उनको भी है। वो अपनी बात, हमने अभी कुछ सेमिनार किया था, वो कह रही कि वो अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन वो इसी फियर की वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाई। तो रेखा, क्यों डर लगता है आपको माइक पकड़ने से या इस चीज से कि लोगों के सामने बोलना, क्यों डर लगता है? मैम, वैसे लोगों के सामने बोलने से डर नहीं लगता, क्योंकि जब मोबिलाइजेशन करने जाते हैं तो हम लोगों से बातें करते हैं, बट पता नहीं वो फर्स्ट टाइम था मेरा, तो बस थोड़ा सा नर्वस हो गई। मैंने जैसे आपने बोला अपने पॉइंट लिखो, तो मैंने अपने पॉइंट भी लिखे थे, बट मैं सामने जाके और बोल नहीं पाए। मैं आपको एक मतलब पर्सनल टास्क दे सकती हूँ कि अब आप जाओगे ना, ये जो पॉइंट्स आपने लिखे थे, प्लीज इसका वीडियो बनाओ या फिर मिरर के सामने जाके इसको प्रैक्टिस करो और देखो कि रेखा कैसी लगती है, क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए देखा है रेखा, आप साफ बोलती हो, आप सरल शब्दों का इस्तेमाल करती हो और जितनी बात कहनी है उतनी ही बात कहती हो, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। सो यू ट्राई, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर हम कोई ऐसा सेशन कर रहे हैं, आई विल मेक श्योर दैट यू आर देयर टू टॉक नाउ। डोंट बी वरिड, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, वहां सभी लोग अपने थे और वहां पे कोई भी आपको जज नहीं करने वाला था, और अगर जज कर भी रहा था तो वो उस इंसान के अंदर की भावनाएं हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज वो आपके रिलेशन में नहीं है, उनकी जजमेंट का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेखा तो वैसे ही रहेगी
सीखेगी, यस उसकी मैम। लाइफ वैसे ही चलेगी। हाँ जी मैम, इस बात का डर लगता है पता नहीं मेरी बात कुछ वैल्यूएबल है भी कि नहीं, या मेरी एग्जैक्टली। बात के मेरे पॉइंट पे वो हंसेंगे किसने क्या बोल दिया, बस थोड़ा सा ये माइंड में चीज आती है तो कि अपनी बातें नहीं रख पाती। जो आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, वो दूसरे के पास नहीं है। जो आपके चैलेंजेस थे या जो पॉइंट्स आपके पास थे रेखा, वो आपके ग्राउंड चैलेंजेस थे, उसको शेयर करने के लिए दूसरा बंदा जज ही नहीं कर सकता सही से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो आप कह रहे हो कि वो सही है कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल, जो और लोग थे जिन्होंने शेयर, जैसे फरा थी, उन्होंने शेयर करा, सीमा जी ने शेयर करा था, उनकी जो बातें हैं वो उनको पता है कि उनकी कम्युनिटी में क्या चैलेंजेस हैं। तो आप जज भी कर लोगे तो क्या कर लोगे, सही और गलत तो है ही नहीं उसमें कुछ भी, है कि नहीं। हाँ जी मैम। तो वो कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप कहना चाह रहे हो वो वैल्यूएबल है, लेकिन वो तभी हो सकता है अगर आप पहले से अपने पॉइंट्स लिख के रखोगे, और आपको उसमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, दो ही लाइनें बोलो, जरूरी नहीं है कि 10 लाइनें बोलोगे तभी इफेक्टिव होगा। अपनी बात को 2 लाइनों में करो, देखना धीरे धीरे करके वो 2 लाइनें, 4 लाइनें, 6 लाइनें, और फिर बोलना पड़ेगा रेखा चुप कर जाओ, बस करो और मत बोलो, ऐसा भी सिचुएशन आएगा। सो अभी आप बोले, इतने सारे लोगों के बीच में बोले, कोई आपको झिझक नहीं थी, तो आई कांटेक्ट से डरना नहीं है। आई कांटेक्ट से अगर आपको डर लगता है तो अपनी आईज को आप 5-7 सेकंड के बाद मूव आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर 1-to-1 डिस्कशन हो रही है तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। ये बातें हमने इंटरव्यू स्किल्स में करी थी कि अगर इंटरव्यू स्किल्स चल रही हैं और सामने बैठ के कोई बात कर रहा है तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। बट पब्लिक स्पीकिंग में क्या है ना, आप मूव इन कर सकते हो। अगर कोई इंसान आपको लग रहा है कि अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा है या बोरिंग उसको लग रहा है, उसकी तरफ देखो ही मत। नहीं देखोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। उसकी तरफ देखो जो आपकी बात को समझ रहा है। कुछ लोग होते हैं करते हैं, उनको देख के कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो उनकी तरफ देखो। ये धीरे धीरे करके आप में आ जाएगा। गुड इवनिंग मैम, मैं ही बोल देती हूँ, कोई नहीं बोल रहा है तो। गुड इवनिंग सारा। तो स्टेज पे जाते हुए तो मुझे भी बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता है। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी स्टेज पे तो ऐसे दिल हो रहा था, बहुत दगदग, और जो अपनी बात में कहना चाह रही थी वो भी नहीं कह पा रही थी कि मैं कुछ कहूंगी। मतलब इतना डर लगता था कि स्टेज पे जाके जो बात कहनी थी वो सब भूल जाया करती थी। बट अब जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने आप में कि मैं वहां जाके अपनी बात भी रख लेती हूँ और बहुत अच्छे से लोगों को शायद समझा भी पाती हूँ। एब्सोल्युटली फरा, तो आपने उसके ऊपर काम किया, ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में वो हुआ। वही बात हमें अपने बेनिफिशियरी से भी बतानी कि घबराओ मत, दूसरे की जजमेंट से डरो मत। जो बात तुम कहना चाह रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस रखो और इधर उधर की बात मत। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाओगे और दूसरे टॉपिक को मिक्स कर दोगे तो नेचुरली इट विल बी नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड स्पीकर। तो इसलिए क्योंकि आप पॉइंट्स लिख लेते हो, आपको क्या बातें करनी है आपके दिमाग में रहती हैं या नोट्स में रहती हैं, इसलिए आप अच्छा बोल पाते हैं। जी। सेम आई फरा थिंक शायरी भी करती है। फरा शायरी अब भी तो करती है। फरा शायरी से बंद कर अपना टॉपिक क्लोज करती है। जो आपने एब्सोल्युटली, आज सो दैट बताया इज वो तो कर चुकी। एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए ना, बोरिंग नहीं होना चाहिए सब। एब्सोल्युटली, क्योंकि उनको ये था कि उनको अपने ऑडियंसेस को एंगेज करना है जी। और उनकी जो चाहती हूँ कि जो सुन भी नहीं रहा है ना, मुझे मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, तो वो मेरी तरफ देखे कम से कम शायरी पसंद करके देखे। एब्सोल्युटली, किसी को अगर एक बात कहने में जो उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है शायरी में इंटरेस्ट हो। कई लोग गाना भी गाते हैं, मैंने ये देखा है कि शायरी के साथ वो स्टेज पे आएंगे तो मैं गाने के साथ शुरुआत करता हूँ, फर्स्ट ऐसे भी अवार्ड मैंने। मिला था मैम हमें, रमाडा में ही मिला था, फर्स्ट अवार्ड मैम ने दिया था। तो वहां पर मैंने गाने से एंड किया था अपना। मैंने सोचा शायद लोग कहेंगे कि फरा हर बार स्टोरी ले आती है और वही स्टोरी सब कुछ, शायद कुछ लोगों को बुरा बोरिंग लगता हो, तो मैंने कहा क्यों नहीं थोड़ा सा कुछ हो जाए। तो वहां मैंने एंडिंग जो की थी वो गाने पे की थी। तो क्या आपने प्रिपेयर किया था उसके लिए पहले से? हाँ मैम, मैंने प्रिपेयर किया था। क्या आपने पहले अपनी दोस्त के सामने या मम्मा के सामने या भाई के सामने कभी किसी या शीशे के सामने उसको कोशिश करी कि मैं कैसी लग रही हूँ देख लूं? बहन भाई के सामने तो नहीं, लेकिन एक दिन पहले जब हमारा दूसरे दिन को वो अवार्ड फंक्शन था, तो एक दिन पहले स्वाति और ईशा मैम मेरे रूम में थी, तो मैंने उनको गा गा के सुनाया था। मतलब पहले सर्च किया, फिर मैंने उन्हें गा गा के सुनाया, तो थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उन्हें सुनाया तो उन्हें भी अच्छा लगा, तो फिर वो मैंने जाके
अगर मुझे कोई बोल दे कि गाने के लिए स्टेज पे, तो मैं तो भाग जाऊंगी वहां से। तो इट्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं उस पर प्रैक्टिस करिए और उस पर काम करिए, तो जरूर अच्छा स्पीकर बनेंगे और स्टेज फियर जो है उसको आप मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमने परा के एग्जाम्पल में देखा। वही है ना कि एक बार गलत होगा, 2 बार होगा, तीसरा आके हम लोग ठीक हो जाएगा। हमें नहीं देखना चाहिए लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। कहीं ना कहीं उनको इतना मतलब वो कर दो कि वो मजबूर हो जाए सुनने में कि हाँ भाई कोई बंदा बोल रहा है। एब्सोल्युटली आई लाइक दैट। दयाराम जी, आपने भी बताया था कि आपको मुश्किल होती थी पहले बोलने में और अभी। जी मैम, जैसे ट्रेनिंग में कहा था वैसे कि जैसे प्रार्थना सदन में जब हमारा नंबर आता था तो हम भाग जाया करते थे और घंटे लेट आया करते थे। बोलने में झिझक थी और लोगों के सामने, जैसे स्कूल में तो बहुत सारे लड़के या लड़कियां होती थी, तो कुछ फ्रेंड्स भी होते थे क्लास के, तो वो के बाद में मजाक उड़ाते थे, तो ऐसे तो झिझक रहती थी। लेकिन जैसे काम किया है तो क्या, जैसे कम्युनिटी में जाते हैं, क्या और महिला पुरुष रहते हैं, अक्सर शायद सभी बड़े रहते हैं, तो जैसे हम करते गए तो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी जो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता गया। तो भी कोई भी, अभी मैं कंप्यूटर क्लास जाता तो उसमें 11th और 12th लड़कियां हैं। अच्छा। वो करीब 17 या 18 से ऊपर, तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत न बताऊं, लेकिन नहीं, मेरे ऊपर मुझे विश्वास रहता कि जो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या मैं यहाँ पे भी प्रिपेयर होता हूँ कि हाँ मुझे ये आज बताना, इसलिए शायद वो भी कुछ बातें पे। बिल्कुल 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 प्रिपेयर अगर आप करके जा रहे हैं तो जरूर आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। तो मैंने भी बताया जैसे कि जरूर आप अपने टॉपिक पे काम करिए अगर आपको टॉपिक पहले से पता है। अगर एकदम से किसी टॉपिक पे बोलने के लिए बोला गया है तो घबराहट हो सकती है, लेकिन आप 2 मिनट लगा के अपना ख्याल तैयार कर सकते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं और फिर आप अपनी बात कहें। अगर किसी और को कोई शेयर नहीं करना तो वी कैन क्लोज दिस सेशन। आई होप इट इज ऑफ एनी यूज। अगर छोटा सा भी इसमें एक टिप भी अगर ऐसी थी जो आपके लिए हेल्पफुल थी, सो इट्स माय वर्क डन। सो प्लीज मुझे शेयर करिएगा और अपनी कम्युनिटीज के साथ प्रैक्टिस करिएगा। शीशे के सामने मुझे वीडियोस भेज सकते हैं, मैम को भेज सकते हैं फीडबैक के लिए, शिवम सर को भेज सकते हैं कि हम कैसा बोल रहे हैं अगर किसी को सपोर्ट चाहिए।